लो गाइस, तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें नायक अपने पृथ्वी से ट्रांस माइग्रेटेड होके एक दूसरे दुनिया में चला जाता है। तो चले शुरू करते हैं कहानी के साथ। नायक कहानी की शुरुआत में कहता है कि उसका जीवन नीरस था। वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ और सामान्य दिन जिया। ज्यादातर दिन उबाऊ थे और उसे लगता था कि वह बिना किसी खास घटना के मर जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नायक की एक आंख चमकती है जब वह कहता है कि सब कुछ बदल गया। स्क्रीन पर एक गोरा किरदार दिखाई देता है और वह कहता है कि उसने हीरोज ऑफ डेस्टिनी नामक एक गेम पाया और यहीं से वह दुनिया का मालिक बन गया। लेकिन अब अपने अपार्टमेंट में वापस वह बहुत खुश है क्योंकि वह आखिरकार अकेला है। ऐसा नहीं है कि उसे स्कूल पसंद है या नापसंद। वह अपना पीसी चालू करता है और कहता है कि जब वह गेम खेल रहा होता है तो वह अकेले ही खुश रहता है। इस जगह पर वह नायक है। उसने हमेशा सिंगल प्लेयर गेम्स को पसंद किया क्योंकि आप अनगिनत रास्ते चुन सकते हैं, बार बार खेल सकते हैं। आप कुछ हैक्स का उपयोग करके सिस्टम की सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह ऐसा था जैसे वहां की पूरी दुनिया केवल एक खिलाड़ी के लिए बनी हो। हालांकि शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ वह कहता है कि उसे ऐसा ही लगता था, लेकिन अब समय है फिर से शुरू करने का। वह लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और कोई पूछता है कि क्या वह वाकई हफ्ते के बीच में स्ट्रीमिंग कर रहा है। चैट में सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पूछते हैं कि क्या वह कोई बेकार इंसान है जो स्कूल नहीं जाता और बस पीसी पर रहता है। तभी कोई एजीजे नाम का व्यक्ति 10 का डोनेशन भेजता है। भले ही यह ज्यादा नहीं था, वह खुश होता है क्योंकि कुछ न होने से कुछ तो बेहतर है। फिर कोई डीए नाम का व्यक्ति 1000 का डोनेशन भेजता है। अब वह हैरान है। वह मॉनिटर पकड़ता है और चैट में सभी जानना चाहते हैं कि यह पागल व्यक्ति कौन है। वे कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि यह व्यक्ति रिफंड मांगेगा। लेकिन वह व्यक्ति बस उसे ईमेल चेक करने के लिए कहता है। जब वह इनबॉक्स खोलता है तो यह गेम के निर्माता का संदेश होता है। वह कहता है कि वह हमेशा उसका चैनल देखता है और वह एक डेवलपर भी है। उसने कुछ समय पहले एक गेम बनाया था जो इतना कठिन था कि कोई भी इसे बंद बीटा के दौरान पूरा नहीं कर सका। और वह चाहता था कि हमारा नायक इस गेम को खेले और इसकी कठिनाई को परखे और बताए कि उसे यह पसंद आया या नहीं। नायक इस दावे से उत्साहित हो जाता है कि कोई भी इसे पूरा नहीं कर सका। और अगर वह इसे पूरा करने में सफल हो गया तो एक सामान्य व्यक्ति जैसे वह भी कुछ खास बन सकता था। पीसी पर एक विंडो पूछती है कि क्या वह गेम इंस्टॉल करना चाहता है और वह तुरंत हाँ कहता है। इसके साथ हीरोज ऑफ डेस्टिनी नामक गेम शुरू होता है। संदेश कहता है कि 294 में किंगडम ऑफ रोके को किंगडम ऑफ जोपुल ने नष्ट कर दिया था। वह इस जगह पर एक तुच्छ आत्मा के रूप में पैदा होगा और डीमन किंग के पुनर्जनन को रोकने के लिए एक हीरो बनेगा। और जब वह गॉड्स थ्रोन पर चढ़ेगा तो उसे उसकी कोई भी इच्छा पूरी होगी। समुद्र के ऊपर वह कहता है कि ग्राफिक्स उसकी कल्पना से बहुत खराब हैं। लेकिन यह देखते हुए कि यह एक अकेले व्यक्ति द्वारा बनाया गया गेम है, यह इसकी सीमा है। वह फिर अपना नाम लिखता है जो गेम का मास्टर होगा। और इसके साथ एलीन महाद्वीप में स्वागत संदेश दिखाई देता है। वह खुद को एक जंगल के बीच में खोया हुआ पाता है। गेम काफी सामान्य और अजीब लगता था क्योंकि इसमें ट्यूटोरियल भी नहीं था, लेकिन वह इससे ठीक था। तभी उसे आगे कुछ दिखाई देता है। यह गांव का मुखिया था जो कहता है कि वह कोई परिचित चेहरा नहीं है और पूछता है कि वह वहां क्या चाहता है। हालांकि नायक को यह अजीब लगता है क्योंकि कोई डायलॉग बॉक्स नहीं था। यह देखकर कि एक टाइप करने का बॉक्स है, वह सोचता है कि क्या एनपीसी वाकई समझ सकता है कि वह क्या कह रहा है। वह फिर बूढ़े से कहता है कि सारा पैसा दे दो वरना वह गांव के सभी लोगों को मार देगा। वह उत्सुकता से जवाब का इंतजार करता है, लेकिन बूढ़ा उसका सिर पर मारता है, पूछता है कि यह लड़का क्या बकवास बोल रहा है।
इसके साथ उसका किरदार जमीन पर गिरता है और जाहिर है वह मर जाता है। वह हैरान है, यह समझने की कोशिश करता है कि क्या वह वाकई किरदारों से बात कर सकता है। गेम पूछता है कि क्या वह फिर से कोशिश करना चाहता है और वह कहता है कि वह ऐसे हार नहीं मानेगा। इस बार बूढ़ा वही सवाल पूछता है, लेकिन अब वह कहता है कि उसे खाने और पीने की जरूरत है और मदद मांगता है। बूढ़ा उस पर तरस खाकर उसे गांव में ले जाता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। वह फिर बूढ़े के घर में जाता है, जो उसे एक मग देता है, कहता है कि पहले इसे पीकर शांत हो जाए। नायक उसे धन्यवाद देता है और पी लेता है, लेकिन उसे जहर हो जाता है और वह कुर्सी पर मर जाता है। उसे फिर एक विचार आता है और वह अपने पीसी से इंटरनेट केबल निकाल देता है। बिना इंटरनेट के गेम के निर्माता के लिए एनपीसीज को नियंत्रित करना असंभव होगा। हालांकि जब वह बूढ़े से बात करने जाता है, सब कुछ बगड़ और अजीब हो जाता है। और अगले ही पल एक संदेश दिखाई देता है कि बकवास बोलने के लिए उसे मार दिया गया। उस पल उसे एहसास होता है कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना जीत का रहस्य नहीं है। वह फिर याद करता है कि इस गेम को बनाने वाले का नाम डी ये था, लेकिन उसे नहीं पता कि यह वाकई एक व्यक्ति है या इसके पीछे की टीम का नाम है। रात के 1:30 बज चुके थे और उसने फैसला किया कि आज के लिए इतना काफी है, इसलिए वह गेम सेव करता है। हालांकि वह इस बात से प्रभावित था कि एक ऐसा गेम था जहां आप एनपीसी से बात कर सकते थे। यह लगभग ऐसा था जैसे यह हीरोज ऑफ डेस्टिनी की दुनिया वाकई में मौजूद हो। अब यह समझ में आता था कि बीटा टेस्ट के दौरान कोई भी इसे क्यों नहीं हरा सका। वह सोने से पहले अपनी आंखें खोलता है, सोचता है कि वह वाकई उत्साहित हो रहा है। उस दिन से कुछ खास बनने की इच्छा से प्रेरित होकर वह उस गेम में पूरी तरह डूब गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे समय का पता ही नहीं चला। वह पूरी तरह डूब गया और यह 10 साल तक चलता रहा। यह लड़का कितना प्रेरित है ना? 10 साल तक एक ही चीज खेलना। एक ऑफिस में कोई ओशिरो-सैन को बुलाता है। पता चलता है कि यह उसका सहकर्मी है। वह कहती है कि उसने वह फाइलें भेज दी हैं जो उसने मांगी थीं और लड़का उसे धन्यवाद देता है। कुछ समय बाद वह उसे बधाई देती है कि उसने सब कुछ पूरा कर लिया। हमारा लड़का उसे भी धन्यवाद देता है और मदद करता है, जबकि वह वहां थोड़ा शर्मिंदा होकर खड़ी रहती है, यह नहीं जानती कि क्या कहे। फिर वह पूछती है कि वे दोनों डिनर के लिए बाहर क्यों नहीं जाते, बस वे दोनों घर जाने से पहले, और शायद घर पहुंचने के बाद दूसरा डिनर भी। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह क्या उम्मीद कर रही है। हालांकि हमारा ओशिरो-सैन माफी मांगता है, कहता है कि उसे घर जाना है। बेचारी लड़की हैरान रह जाती है। वह कहता है कि उसे कुछ बहुत जरूरी काम है और अलविदा कहता है। ऐसा लगता है कि वह फिर से निराश हो गई, एक बार फिर से ठुकराए जाने के बाद। वह काफी समय से ठुकराई जा रही है। मैं इसे इस बार नजरअंदाज कर दूंगा क्योंकि आज वह दिन है जब वह 10 साल बाद आखिरकार गेम पूरा कर रहा है ना? तो चलिए देखते हैं। जाहिर तौर पर रात सुबह में बदल गई। उसे बधाई दी जाती है कि वह पहला इंसान है जो गॉड्स की रैंक में पहुंचा और हॉल ऑफ ऑनर में दर्ज हुआ। हमारा लड़का वहां खड़ा है, खुश कि उसने आखिरकार इसे पूरा कर लिया। लेकिन उसका मुस्कुराता चेहरा जल्दी ही बदल जाता है। इतने समय बाद उसने वह हासिल कर लिया जो वह हमेशा चाहता था, किसी तरह से खास बनना। लेकिन दूसरी तरफ उसका जीवन पहले से भी ज्यादा सामान्य था। क्या अपनी सहकर्मी के साथ रहना ज्यादा असाधारण नहीं होता, है ना? मूर्ख, कम से कम गेम में उसे लगता था कि उसने कुछ पूरी तरह अलग जिया है। उसे ब्लैक प्रिंस, गेल क्रैको, कार्डिनल सीजर लिबारो और सेलेस्टीना यूरिन जैसे किरदार याद आते हैं। सभी किरदार आकर्षण और अनोखी शख्सियतों से भरे थे। वहां की प्रतिक्रियाएं इतनी जीवंत थीं कि उसे लगता था कि वे लोग कहीं और मौजूद हैं।
लेकिन अब अपनी आंखें मलते हुए वह जानता है कि सब खत्म हो गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। स्क्रीन पर देखने पर उसे एक संदेश दिखता है जिसमें पूछा गया है कि क्या वह एक नया साहसिक कार्य शुरू करना चाहता है। लेकिन यह एक बहुत ईमानदार संदेश है जो चेतावनी देता है कि अगर वह हाँ दबाएगा तो उसे एलियन महाद्वीप में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और इसे चुनने के बाद वह तब तक वापस नहीं आएगा जब तक गेम पूरा नहीं हो जाता। ओशिरो सोचता है कि शायद कोई गुप्त स्टेज है। हालांकि अपने माउस के साथ जो ज्यादा एक ईंट जैसा दिखता है, वह कहता है कि वह इसे फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक है। और अब जब वह इतनी दूर आ चुका है, उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेशक उसे एलियन महाद्वीप में ले जाया जाता है। कम से कम अन्य नायकों के विपरीत उसे 100% चेतावनी दी गई थी। एक अजीब आवाज मास्टर ऑफ द गेम का स्वागत करती है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है, सोचता है कि उसका सीना इतना दर्द क्यों कर रहा है। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस कमरे में है। तभी उसके पास कोई कहता है कि वह आखिरकार जाग गया। यह एक मूंछों वाला बूढ़ा व्यक्ति है जो कहता है कि यह उसके रिजर्व किए गए हाइटियर पोशन की वजह से हुआ। लड़का अपनी आंखें खोलना शुरू करता है और वह व्यक्ति उसे कालिकसमा कहकर बुलाता है। लेकिन हमारा हैरान नायक पूछता है कि यह मूंछों वाला व्यक्ति कौन है, जिससे वह अनिश्चित हो जाता है कि क्या कहे। जहां तक उसे याद है, हीलर ने इस पोशन के कारण एमनीसिया होने की बात नहीं कही थी। हालांकि नायक का चेहरा स्पष्ट रूप से हैरान और उदास दिखता है। वह व्यक्ति फिर कहता है कि वह खुद को फिर से परिचय देगा और अपना नाम रसल बताता है। नायक जल्दी ही नोटिस करता है कि वह व्यक्ति जापानी नहीं बोल रहा, लेकिन वह सब कुछ समझ सकता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वह अभी भी वही सीने का दर्द महसूस कर रहा है जो उसे जागने के बाद से हो रहा था। रसल माफी मांगता है, कहता है कि यह उसकी गलती थी कि उसने जल्दबाजी की। सीने का दर्द उस पोशन का साइड इफेक्ट था जो उसने उसे दिया था, लेकिन यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह फिर कहता है कि लड़का जल्द ही बेहतर महसूस करेगा, इसलिए वह अभी के लिए विदा लेता है। इसके साथ दरवाजा बंद होता है, जबकि हमारा लड़का वहां हैरान खड़ा रहता है। कुछ समय बीतता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। वह फिर से अपनी आंखें खोलता है और बिस्तर से उठता है। वह दर्पण में जाता है। यह वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। उसका शरीर पूरी तरह से अलग महसूस होता है और यह स्पष्ट है कि वह एक अलग शरीर में है। एक ऐसा शरीर जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह किसका है। वह अपने 30 साल के जीवन को याद कर सकता है, लेकिन इस पल में वह अपना नाम भी नहीं बता सकता। दर्पण में खुद को देखते हुए वह सोचता है कि इस दुनिया में यह व्यक्ति कौन है। तभी प्रसिद्ध सिस्टम विंडो दिखाई देती है। प्लेयर का नाम कल्लक्ष शेकन, एक नोबल जिसका कोई पेशा नहीं, पूरी तरह से टूटा फूटा और बर्बाद। लेवल 8 रेप्यूटेशन 3 स्टार और 14% अप्रूवल। इसके अलावा उसके पास फाइनेंस, डेवलपमेंट और मिलिट्री की गवर्निंग स्किल्स हैं। कल्लक्ष नोटिस करता है कि यह स्क्रीन गेम सिस्टम के इंटरफेस से बहुत मिलती जुलती है। अब एलियन महाद्वीप में भेजे जाने की बात पूरी तरह समझ में आती है। वह एलियन महाद्वीप के मुख्य स्टेज में था। वह अपना हाथ सीने पर रखता है और कहता है कि उसे पहले शांत होना होगा। फिर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह फिर से अपने सीने पर मारता है और दर्द में फर्श पर गिर पड़ता है। उसका यह शरीर पूरी तरह बेकार था और उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन कम से कम यह स्पष्ट था कि यह कोई सपना नहीं था। सबसे पहले उसे कल्लक्ष शेकन कहलाने की आदत डालनी होगी। वह बिस्तर पर जाता है और बार बार खुद को दोहराता है कि वह कल्लक्ष है। जैसे ही वह सिस्टम विंडो के बारे में सोचता है, यह फिर से दिखाई देती है। वह निश्चित है कि यह ऐसी चीज है जो केवल वह देख सकता है। इस पल में वह 15 साल का है
और वह तय करता है कि अब जानकारी इकट्ठा करने का सही समय है। आखिरकार अगर उसने इस दुनिया में अपनी सावधानी छोड़ दी तो उसे मार दिया जाएगा। वह सिस्टम चेक करता है और देखता है कि वह शेकन काउंटी से ताल्लुक रखता है। अगर जगह का नाम और उसका उपनाम एक ही है तो इसका मतलब है कि वह इस जमीन के शासक परिवार का सीधा उत्तराधिकारी है। कम से कम इस मामले में वह भाग्यशाली था। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, जिससे वह चौंक जाता है और सोचता है कि यह कौन हो सकता है। उसे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है या कल्लक्ष के लिए सामान्य जवाब क्या होगा। वह बार बार खुद को दोहराता है कि वह कल्लक्ष है और कुछ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कि बाहर एक लड़की है। वह एक बड़ा भाप वाला चाय का प्याला लाई है, कहती है कि यह उसकी दवा है। यह समझते हुए कि वह एक नौकरानी है, वह कुछ गरिमा के साथ व्यवहार करने का फैसला करता है और उसे अंदर आने को कहता है। लड़की कमरे में कदम रखती है, अनुमति मांगते हुए। कल्लक्ष उसे ध्यान से देखता है। जब वह अंदर आती है, घुटनों के बल बैठती है और दवा पेश करती है। यह कैसी दवा है? वह बस अंदर आई और मुझे वहां कोई दवा नहीं दिखती है ना। अब मैं देख रहा हूँ। वह कहती है कि यह अच्छा और गर्म है और उसे इसे आजमाना चाहिए। हमारा लड़का, जो साफ तौर पर जिम मेंबरशिप की जरूरत वाला कुपोषित दिखता है, पूछता है कि वह कौन है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह पूछने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह अपने होश में नहीं है। लड़की हैरान दिखती है और पूछती है कि क्या वह ठीक नहीं महसूस कर रहा। तभी उसके दिमाग में एक सिस्टम विंडो पॉप अप होती है और वह कहता है कि नहीं। सिस्टम दिखाता है कि उसका नाम लायला है, वह 23 साल की है, उसकी रेपुटेशन -3 है और उसका अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है। हालांकि उसे सिस्टम में कुछ अजीब दिखता है। वह वोशुरिन टेरिटरी के वायसराय से संबद्ध है। यह देखते हुए कि वे शेकन काउंटी में हैं, यह सिस्टम में क्यों दर्ज है। इसके अलावा और भी अजीब बात है। उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी असामान्य रूप से उच्च है, एक साधारण नौकरानी के लिए बहुत ज्यादा। जो कोई इस गेम को खेल चुका है वह जानता है कि ये निश्चित रूप से किसी साधारण नौकर के आंकड़े नहीं हैं। वह वहां खड़ी होकर उसे घूर रही है, साफ तौर पर इंतजार कर रही है कि वह पिए। लेकिन चाय को देखते हुए उसने मन बना लिया है। वह किसी ऐसे व्यक्ति से यह चीज नहीं पिएगा जो किसी और घर के लिए काम करता हो। लायला पूछती है कि क्या वह ठीक है और जोर देती है कि वह चाय पिए। लेकिन कैलिक्स उसे बस वहां छोड़ने और जाने को कहता है। वह चमकीले ढंग से मुस्कुराती है, जोर देती है कि वह इसे अभी पिए। कैलिक्स गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है, उसे शक है कि वह उसे जबरदस्ती करवाने वाली है। लेकिन जैसे ही यह उसके हाथ में आता है, वह खांसी का नाटक करता है और इसे साइड में गिरा देता है। जैसे ही प्याला गिरता है, वह सोचता है कि अब काफी है। एक बार सारा तरल गिर जाए, उसे इसे पीना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी लायला स्पाइडरमैन स्तर की रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए प्याले को हवा में पकड़ लेती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक बूंद भी बर्बाद न हो। उसके इस क्लासिक पीटर पार्कर मूव को देखकर उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या करना है। वह धीरे से प्याला वापस लेता है, सोचता है कि उसके पास कैसी रिफ्लेक्सेस हैं। अगर उनकी नजरें मिली तो उसे शक हो सकता है कि उसने यह जानबूझकर किया। वह खड़ा होता है, वह अपना सिर नीचे करता है और नजरें हटाता है। वह चाय को डेस्क पर रखती है, कहती है कि उसकी दवा सुरक्षित है। इस बीच वह बिस्तर पर लेटा है, उससे नजरें बचाते हुए। वह जानता है कि इसमें जहर है और वह इसे किसी भी हाल में नहीं पिएगा। वह अपनी आंखें बंद करता है, सोचता है कि उसे इस स्थिति में कुछ करना होगा। जैसे ही वह बेहोश होने वाला होता है, वह उसे गले लगाती है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक है, और कैलिक्स सोचता है कि वह अभी के लिए स्थिति से बच गया। सिस्टम को देखते हुए वह लायला के घर के बारे में और जानना चाहता है।
सबसे पहले वह अपने स्टेटस में देखता है कि वह काउंट की पहली पत्नी का बेटा है जो पहले ही मर चुकी है। वह सोचता है कि क्या दूसरी पत्नी से कोई सौतेले भाई बहन हो सकते हैं। उसे पता चलता है कि उससे एक बड़ा 16 साल का भाई है। तभी वह सिस्टम में देखता है कि नई पत्नी का नाम भी हौशरिन से खत्म होता है। वह तुरंत कनेक्शन जोड़ता है और समझ जाता है कि इस महिला ने ही लायला को भेजा होगा। अगर कैलिक्स पहली पत्नी का बेटा मर जाता है तो उस महिला का बेटा काउंट का टाइटल हासिल कर लेगा। अजीब तरह से वह ठंडे पसीने में डूब रहा है, लेकिन उत्साहित भी है। हमेशा की तरह हीरोज ऑफ डेस्टिनी गेम शुरू से ही कठिन है। वह फिर लायला से कहता है कि वह अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा है और उसे धन्यवाद देता है, लेकिन वह पूछता है कि उसकी सौतेली माँ कैसी है। लायला हैरान दिखती है और कहती है कि काउंटेस इस बात से बहुत परेशान है कि लड़के ने अपनी जान लेने की कोशिश की। वह उससे कभी ऐसा न करने की गुहार लगाती है। तभी कैलिक्स समझ जाता है कि यह लड़का इतना कमजोर और बिस्तर पर क्यों था। सीने के दर्द को देखते हुए इस लड़के ने जरूर अपनी जान लेने की कोशिश की होगी। वह कहता है कि वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगा और लायला जवाब देती है कि काउंटेस यह सुनकर जरूर खुश होगी। वह फिर से उसे धन्यवाद देता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन उसका चेहरा बदल जाता है और वह कहती है कि उसने अभी तक अपनी दवा नहीं ली। अब वह डर गया है। ऐसा लगता है कि यह लानत लड़की तब तक नहीं जाएगी जब तक वह इसे नहीं पी लेता। समस्या यह है कि वह उसे मारने के लिए वहां है और अगर वह मना करता है तो वह उसे सीधे हत्या कर सकती है। भले ही वह गेम को जानता हो, इस पल में वह बस एक कमजोर किशोर है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर वह किसी के आने से पहले उसे काट दे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह अब उसकी ओर मुड़ रही है और उसे एहसास होता है कि शायद उसके पास इसे पीने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर वह खुद से सवाल पूछता है, वह उसे चाकू मारकर भागने के बजाय जहर क्यों दे रही है? अगर यही उसका प्लान है तो साफ है कि वह ध्यान नहीं खींचना चाहती। यह जहर ऐसा तरीका है कि यह लगे कि उसने खुद अपनी जान ली। यह वही जहर है जो 10 साल पहले फार्मर ने उसे दिया था। और लायला कहती है कि अगर उसे इसे पीने में दिक्कत हो रही है तो वह मदद कर सकती है। लेकिन कैलिक्स ने इस गेम को खेलते हुए कुछ सीखा है। सबसे बुरा हमेशा होता है, इसलिए तैयार रहना सबसे अच्छा है। उसे यकीन है कि अगर वह मना करता है तो वह उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर इसमें डाल देगी। वह शर्माते हुए कहता है कि यह उसे वाकई उत्साहित करता है। वाकई हीरोज ऑफ डेस्टिनी कभी निराश नहीं करता। लायला बैठती है और एक बार फिर चाय पेश करती है। अचानक वह जहर वाली चाय पकड़ता है और उसे पूरा पी जाता है। लायला बस देखती रहती है जब जहर का असर शुरू होता है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह होना ही था। अब सवाल यह है कि वह इस संकट से कैसे निकलेगा। कोई व्यक्ति या वस्तु जरूर होगी जो इस स्थिति को हल कर सके। तभी उसे याद आता है कि रसल ने कुछ हाई टियर पोशंस स्टॉक में होने की बात कही थी। उसे एक विचार आता है और वह लायला से कहता है कि बाहर जाएं और रसल को बुलाएं। वह पूछती है कि क्यों और वह उसे अपमानित करता है, पूछता है कि क्या उसे एक साधारण नौकर को सब कुछ समझाना होगा। लड़की हैरान हो जाती है और जल्दी से माफी मांगती है। जब वह चिल्लाता है और उसे बाहर जाकर रसल को लाने का आदेश देता है, वह भागकर चली जाती है। कैलिक्स जानता है कि रसल ने पहले जो पोशन इस्तेमाल किया था, उसे कैसल के लिए बदला जा सकता था। फिर भी उस व्यक्ति ने बिना हिचक उसे उस पर इस्तेमाल किया। कम से कम वह ऐसा व्यक्ति लगता है जो उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसे ही लायला कमरे से निकलती है, वह उठता है और उल्टी करने की कोशिश करता है। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, कुछ नहीं होता। गेम इसे इतना आसान नहीं बनाने वाला था। एक बात साफ थी, हर समस्या का हमेशा एक समाधान होता है। वह सभी दराजों को खंगालना शुरू करता है,
जवाब की तलाश में। लेकिन सिस्टम चेतावनी देता है कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं। जैसे जैसे उसकी चेतना कमजोर पड़ती है, वह खोजता रहता है, किताबें फेंकता है और समाधान के लिए तलाश करता है, जब तक उसकी आंखें और भारी नहीं हो जाती और वह फर्श पर गिर नहीं पड़ता। वह सोचता है कि क्या वह गेम को शुरू से फिर शुरू करेगा या वाकई मर जाएगा। तभी उसे कुछ दिखता है। शेल्फ के बीच में एक पोशन है। उसका चेहरा इसे देखकर बदल जाता है। वह रेंगना शुरू करता है, आखिरकार बोतल को पकड़ लेता है। लेकिन इसे खोलकर सूंघने पर यह वैसा नहीं है जैसा उसने उम्मीद की थी। यह भयानक बदबू मारता है, जैसे सड़ा हुआ दूध। और यह वाकई सड़ा हुआ बकरी का दूध है। उसे याद आता है कि गेम में योगर्ट इस जहर का एंटीडोट था। लेकिन क्या सड़ा हुआ दूध वाकई योगर्ट माना जा सकता है? सिस्टम फिर से चेतावनी देता है कि उसकी नजर धुंधली हो रही है। वह जानता है कि तीसरी चेतावनी के बाद उसके पास केवल 1 मिनट बचेगा। वह पेय को अपने मुंह के पास लाता है, लायला से बदला लेने की कसम खाता है। और फिर वह इसे पी लेता है और फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वह जागता है और रसल पूछता है कि क्या वह ठीक है। जैसे ही कैलिक्स अपनी आंखें खोलता है, उसे नहीं पता कि यह डेजा वू है या गेम रीसेट हो गया। लेकिन रसल समझ नहीं पाता कि वह किस बारे में बात कर रहा है और कुछ और जरूरी बात की ओर इशारा करता है। वह जानना चाहता है कि कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है और वह फर्श पर क्यों सो रहा था जब वह अंदर आया। कैलिक्स को एहसास होता है कि गेम रीसेट नहीं हुआ। वह बच गया। लेकिन वह नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा है जिसे वह फिर कभी नहीं झेलना चाहता। चाहे कुछ भी हो, वह जीने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब जब यह तय हो गया, उसे इस व्यक्ति का स्टेटस चेक करना होगा। वह रसल को देखता है और सिस्टम विंडो दिखाई देती है। इस समय रसल इस जमीन का एक्टिंग काउंट है, क्योंकि पिछला काउंट मर चुका था और उसने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था। भले ही यह अस्थायी पद है, यह कुछ ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता है। वह व्यक्ति एक सख्त सैन्य प्रकार का लगता है, इसलिए कैलिक्स मानता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। कम से कम वह वही था जिसने उसे उस पोषण से बचाया था। कैलिक्स रसल को बुलाता है, कहता है कि उसे कुछ साझा करना है। वे कुछ देर बात करते हैं और ऐसा लगता है कि कैलिक्स उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन रसल कहता है कि कोई सबूत नहीं है। कैलिक्स को पता चलता है कि रसल ने जो पोषण इस्तेमाल किया था, वह इस परिवार में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। यह बस सामान्य आदेशों का पालन था। रसल समझाता है कि उसके लिए शेकन परिवार के सभी उत्तराधिकारी बराबर हैं और वह दोनों पक्षों की सेवा करने के लिए बाध्य है। कैलिक्स फिर पूछता है कि क्या रसल चाहता है कि वह तब तक वह दवा लेता रहे जब तक वह मर न जाए, ताकि हर कोई उत्तराधिकार का दावा कर सके। लेकिन रसल सवाल करता है कि क्या कैलिक्स ने वाकई अपनी याददाश्त खो दी है। उसे पता होना चाहिए कि शेकन परिवार गंभीर वित्तीय परेशानी में है। वास्तव में यह एक आशीर्वाद है कि दलीला परिवार उनकी मदद कर रहा है। वह पूछता है कि क्या लड़का वाकई यह नहीं याद करता या सिर्फ नाटक कर रहा है। कैलिक्स को एहसास होता है कि रसल बिना ठोस सबूत के कोई कदम नहीं उठाएगा। कम से कम उसे लगता है कि जिस महिला ने उसे जहर दिया, उसे यकीन होगा कि वह मर चुका है। वह रसल से कहता है कि इसे छोड़ दे, कहता है कि ठीक है। हालांकि उसका एक साधारण अनुरोध है। रसल नोटिस करता है कि लड़के के व्यवहार में कुछ अलग है। 4 घंटे बाद शेकन कैसल में कोई छतों पर चलता हुआ दिखाई देता है। वह शख्स एक इमारत के ऊपर रुकता है, अपने चेहरे को ढकने वाली चीज को ठीक करता है। वह नीचे के शूरवीरों को देखता है। यह लायला लगती है, जो दीवार पर एक सुरंग देखती है और अगले दृश्य में वह महल के अंदर है। एक दरवाजे के पास पहुंचकर वह देखती है कि कमरे के बाहर कोई गार्ड नहीं है। वह इसे खोलती है और अंदर उसे एक चादर से ढका हुआ शरीर दिखता है।
फिर भी उसे पूरी तरह यकीन नहीं है कि कैलिक्स मर चुका है। कम से कम उसने एक खास जहर का इस्तेमाल किया था, तो वह बिना दर्द के मर गया होगा। वह अपनी जेब से एक पत्र निकालती है और उसे डेस्क पर रखती है। वह एक दराज से एक सील निकालती है और पत्र पर मुहर लगाती है। सब कुछ ठीक करने के बाद उसे बस सुरक्षित निकलना है। लेकिन अचानक कोई उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वह तुरंत आवाज पहचान लेती है, लेकिन वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता और वह बस तलवार से डर सकती है। वह गिड़गिड़ाती है, उसे रुकने को कहती है और चिल्लाती है, दावा करती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लॉर्ड कैलिक्स पहले ही मर चुका है और अब शेकन परिवार केवल ग्रम्बाइन परिवार का हो सकता है। बेशक यह रसल है जो उसके पीछे खड़ा है, सब कुछ देख रहा है। वह एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वह पूछती है कि क्या उसे सिर्फ शेकन परिवार की सेवा करने वाला एक साधारण नोबल नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी लड़का उठता है और कहता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। मूर्ख लड़की हैरान है ना? हमारा लड़का कहता है कि स्लो डेथ पॉइजन काफी उत्तेजक है, लेकिन उसे यह दिलचस्प लगता है कि एक नोबल परिवार दूसरे को जहर देने की कोशिश कर रहा है। उसे यकीन है कि अगर यह उजागर हुआ तो पूरी तरह से हंगामा मच जाएगा। अचानक लायला झुकती है और रसल के पकड़ से अपना हाथ निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने की कोशिश करती है, वह फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। एक तेज मोड़ और पसलियों पर प्रहार के साथ वह लड़खड़ा जाती है, अपनी जांघें दिखाते हुए। कैलिक्स जानता है कि उनके स्किल लेवल में 3 स्टेज का अंतर है। साफ तौर पर उसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन लायला जोर देती है, कहती है कि उसके पास कोई भौतिक सबूत नहीं है, इसलिए कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि कैलिक्स शांति से जवाब देता है कि एक नोबल की हत्या का प्रयास मृत्युदंड से दंडनीय है, भले ही हमलावर खुद एक नोबल हो, और उसका सबूत साफ तौर पर डेस्क पर मौजूद है। गवाहों की बात करें तो वह उसकी ओर इशारा करता है, कहता है कि एक गवाह उसके सामने खड़ा है। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है और बेचारी लड़की बेहोश होने लगती है। वह फर्श पर गिर पड़ती है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। रसल समझाता है कि वह बेहोश हो गई। वह उसके शरीर पर हाथ रखता है और एक अजीब मना का गोला देखता है। हमारा लड़का इसे मना होल के रूप में पहचानता है। रसल समझाता है कि संभवतः उसे कोई मना ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करना नहीं आता। वह शायद एक अच्छी ट्रेनिंग वाली एलीट सोल्जर के लेवल पर है। रसल हालांकि कुछ अजीब नोटिस करता है। कैलिक्स इस जानकारी से प्रभावित नहीं लगता। यह सुझाव देता है कि वह पहले से ही इसके बारे में जानता था। उसे याद आता है कि लड़के ने कहा था कि उसका एक साधारण अनुरोध है। अब रसल जानना चाहता है कि यह बच्चा कितना जानता है। कैलिक्स कहता है कि अभी के लिए उन्हें उसे कैद करना होगा क्योंकि उनके पास उससे कई एहसान मांगने हैं। बाद में शैतानी नौकरानी एक कुर्सी से बंधी होती है। उसके हाथ में ऐसा लगता है जैसे एक पोक बॉल हो जब वह उस पर एक पोशन फेंकता है। हमारी लड़की अपना चेहरा भी साफ करती है। जब वह जागती है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। कैलिक्स तुरंत स्लो डेथ पॉइजन का जिक्र करता है। जाहिर है यह 3 से 6 घंटे में मार देता है। यह किसी के लिए भी आदर्श पोषण है जो अपनी जान लेना चाहता हो। वह अनुमान लगाता है कि अगर वह ऐसे मर गया तो सभी को लगेगा कि यह उसकी अपनी पसंद थी। वह उसका चेहरा पकड़ता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह नासमझी का नाटक करती है, यह दिखाते हुए कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन कैलिक्स कहता है कि उसे यकीन है कि वह मरने से डरती थी, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। इसका मतलब है कि उसके पास लेडी स्टेला के लिए अपनी जान देने की वफादारी नहीं है। लेकिन लड़की चुप रहती है। वह रसल से कहता है कि उसे बोलने के लिए मजबूर करे।
रसल उसका मुंह खोलता है और कैलिक्स के हाथ में कुछ देखता है, सोचता है कि यह क्या है। लेकिन कैलिक्स इसे बस उसके मुंह में फेंक देता है और उसे तुरंत कुछ अजीब गंध आती है। यह शायद वही सड़ा हुआ बकरी का दूध है और वह रसल को आदेश देता है कि उसे इसे पिलाए। वह कुर्सी पर चिल्लाती है, छूटने की कोशिश करती है, लेकिन यह बेकार है। जब रसल उसे छोड़ता है, वह चिल्लाती है, पूछती है कि उन्होंने उसे क्या पिलाया। कैलिक्स बेपरवाही से कहता है कि यह बस थोड़ा सा जहर था। फिर वह पूछता है कि क्या वह सेतस पपेट नाम की चीज से परिचित है। डरी हुई वह दावा करती है कि यह असंभव है, कहती है कि उसके जैसे परिवार के नोबल के पास ऐसी चीज नहीं हो सकती। लेकिन कैलिक्स कहता है कि पर्याप्त पैसे के साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। इसे साबित करने के लिए वह बताता है कि इस रेसिपी का मुख्य घटक व्हाइट रेडिश है। रसल प्रभावित लगता है, जबकि कैलिक्स बस उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। लायला जोर देती है कि वह उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन नायक को यकीन है कि वह डर से कांप रही है। वह फिर कहती है कि वह अभी के लिए चली जाएगी, अपने मालिक को रिपोर्ट करेगी और कहेगी कि हत्या सफल रही। वह सवाल करती है कि क्या उसे लगता है कि वह उसके आदेशों का पालन करेगी। लेकिन कैलिक्स बस पूछता है कि क्या वह मरने के लिए तैयार है। सेतस पपेट जहर के लिए 3000 से ज्यादा अलग अलग एंटीडोट्स हैं, जो फॉर्मूले पर निर्भर करते हैं, और उसने जो किया, उसका सही एंटीडोट उसके दिमाग में है। तो अगर वह बेवकूफी भरी मौत नहीं चाहती, तो उसे उसकी बात माननी होगी। लड़की तेजी से सांस ले रही है, साफ तौर पर हिल गई है, लेकिन वह उससे जवाब मांगता है। एक पल हिचकिचाने के बाद वह चिल्लाती है कि ठीक है, और उसे खोलने को कहती है। लेकिन कैलिक्स टिप्पणी करता है कि वह उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा लगती है जो उसकी जान बचा रहा है। वह कांप रही है, लगभग रो रही है, कुर्सी में गिड़गिड़ा रही है कि उसे छोड़ दिया जाए। रसल को यह अजीब लगता है कि उसने अचानक पालन करने का फैसला किया, और वह वहां गिड़गिड़ा रही है, दया की भीख मांग रही है। कैलिक्स जानता है कि यह बस सड़ा हुआ बकरी का दूध है जो उसके पेट में हंगामा मचा रहा है। वह रसल से गिड़गिड़ाती है कि उसे खोल दे। लेकिन रसल हिचकिचाता है, सवाल करता है कि क्या कैलिक्स भूल गया कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लड़का जवाब देता है कि वह एक बहुत मूल्यवान गवाह है और उन्हें उसके साथ थोड़ी गरिमा से पेश आना होगा। रसल को कोई अंदाजा नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इस बीच वह लगातार छूटने की भीख मांग रही है। वह आंसुओं के कगार पर है, ऐसा लगता है कि वह फटने वाली है, आजादी की भीख मांग रही है। समय बीतता है। आखिरकार वह घोषणा करती है कि वह जा रही है, यह रिपोर्ट करने की हत्या सफल रही। वह कमरे से निकल जाती है। अब कैलिक्स जानता है कि उसे किसी और से निपटना होगा जो सभी शूरवीरों को नियंत्रित कर सकता है। वह व्यक्ति उसके ठीक बगल में खड़ा है। रसल फिर मांग करता है कि कैलिक्स ने यह सारी जानकारी कैसे हासिल की। मूर्ख यह कहने वाला होता है कि उसने सब कुछ किताबों से सीखा, लेकिन उसे एहसास होता है कि रसल इस पर विश्वास नहीं करेगा। रसल चेतावनी देता है कि ऐसी चीजों को किताब से समझाना मौत की सजा पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा। अब कैलिक्स अनिश्चित है कि क्या कहे। कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा अगर वह दावा करता है कि वह किसी दूसरी दुनिया से है। वह फिर रसल से पूछता है कि क्या उसे वह खंजर याद है जो उसने अपने सीने में घोंपा था। रसल कहता है कि उसे याद है, लेकिन वह जानना चाहता है कि वह इसे क्यों ला रहा है। हमारा लड़का समझाता है कि वह खंजर वास्तव में उसकी माँ से मिला एक एयरलूम है। उसने दावा किया था कि इसमें रहस्यमयी शक्तियां हैं और ऐसा लगता है कि वे शक्तियां अब उसके अंदर जाग गई हैं। रसल को यकीन नहीं होता, लेकिन कैलिक्स कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जानकारी हासिल करने का रहस्य अपने दिल को मारना होगा। बटलर जोर देता है कि अगर यह इतना दुर्लभ वस्तु थी, तो सभी को इसके बारे में पता होता। कैलिक्स एक पल सोचता है
और पूछता है कि क्या उसने डैगर ऑफ क्लेयर के बारे में सुना है। जाहिर तौर पर रसल ने सुना है, क्योंकि वह पूछता है कि क्या पिछली लेडी का खंजर वाकई वह आर्टिफैक्ट था। अगर यह वाकई वह खजाना था, तो यह कैलिक्स की विशाल जानकारी को समझा सकता है। हालांकि रसल कहता है कि एक समस्या है। वह अब जानना चाहता है कि क्या किसी और को इसके बारे में पता है। कैलिक्स उसे आश्वासन देता है कि किसी को नहीं पता, वह पहला है। वह फिर रसल से पूछता है कि उसे लायला की कहानी के बारे में क्या विचार है। खास तौर पर यह विचार कि काउंट क्लेयर की सभी गतिविधियां, उसके पिता की गतिविधियां, लीक हो गई थीं। उसके पिता जैसे शूरवीर, जो रैंक में आगे बढ़ने की कगार पर था, वो एक साधारण राक्षस हमले में नहीं मरना चाहिए था। ऐसी कहानी पर विश्वास करना हास्यास्पद है। रसल तुरंत समझ जाता है कि कैलिक्स उसकी मदद मांग रहा है, लेकिन उत्तराधिकार के राजनीतिक खेलों में रसल का इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अगर काउंट की मौत वाकई सुनियोजित थी, तो यह सब कुछ बदल देता है। फिर भी अपनी तलवार पकड़कर रसल मन ही मन बहस करता है। एक सैनिक के रूप में वह राजनीति में उलझना नहीं चाहता। यह सिद्धांत पिछले 50 सालों से उसका मार्गदर्शन करता रहा है। जैसे ही वह कैलिक्स से यह व्यक्त करने वाला होता है, लड़का अचानक चिल्लाता है, मांग करता है कि उसे क्यों मरना पड़ा। वह बस इतना चाहता है कि यह समझे कि उसके पिता की हत्या क्यों हुई और इसके पीछे कौन था। जाहिर तौर पर ताकि वह अपनी बदले की योजना शुरू कर सके। वह रसल से पूछता है कि क्या उसे भी उत्सुकता नहीं है। जो कोई भी था, वे पहले से ही जानते हैं कि यह कोई ऐसा था जिसे उसकी मौत से फायदा हुआ। लेकिन सिर्फ इसलिए कि स्थिति मुश्किल लगती है, वे हार नहीं मान सकते। वह एक पल रुकता है और पूछता है कि क्या एक शूरवीर के लिए उस परिवार की सेवा करना सही है, जिसने हत्या की साजिश रची। रसल एक पल के लिए जम जाता है। फिर वह घुटनों के बल बैठता है और कैलिक्स के प्रति वफादारी की कसम खाता है। हमारा लड़का रोमांचित है, लेकिन रसल को एक शर्त जोड़ते सुनता है। ऐसा करके वह उन विश्वासों को त्याग रहा है जो उसने 50 साल तक पाले थे, कभी भी राजनीति में शामिल न होने का। लेकिन कैलिक्स बस इस बात से खुश है कि उसे इतना शक्तिशाली सहयोगी मिला, खासकर ऐसा जो उसके बदले में निवेशित है। वह रसल से कहता है कि उठे, कहता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादारी की कसम खाने की जरूरत नहीं जो अभी कोई टाइटल भी नहीं रखता। लेकिन रसल उसे आश्वासन देता है, कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि लड़का मजबूत बने। हमारा लड़का जल्दी से विषय बदल देता है, नहीं चाहता कि यह बातचीत रसल के उसे ट्रेनिंग देने के सुझाव तक पहुंचे। वह फिर कहता है कि अब जब वे काउंटेस के जहर देने के प्रयास के बारे में जानते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है। वे अपने बदले की शुरुआत में हैं। रसल पूछता है कि वह कैसे मदद कर सकता है। कैलिक्स जवाब देने वाला होता है जब दृश्य बदल जाता है। एक विशाल मेज के चारों ओर लोगों का समूह इकट्ठा है। एक गोरी महिला जो पंखा लिए है, टिप्पणी करती है कि आखिरकार सभी मौजूद हैं। कुछ लोग फुसफुसाते हैं, सवाल करते हैं कि काउंटेस थ्रोन पर क्यों बैठी है। काउंटेस बोलती है, कहती है कि उनमें से कुछ को पहले से ही पता होगा कि कल प्रिंस कैलिक्स के साथ क्या हुआ। उसने स्लो डेथ नामक जहर का उपयोग करके अपनी जान लेने की कोशिश की। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि यह उन लोगों के लिए विशिष्ट पसंद है जो अपनी जान लेना चाहते हैं, और अगर उसने इसे लिया, तो मृत्यु अपरिहार्य थी। सभी जानते हैं कि कैलिक्स की मौत के साथ वह जिस गुट का प्रतिनिधित्व करता था, वह अप्रासंगिक हो गया है। काउंटेस कैलिक्स की स्पष्ट मृत्यु से बहुत खुश है। अब यह निश्चित है कि ग्रम्बाइन काउंट की सीट लेगा। यही सवाल कमरे में सभी पूछ रहे हैं। कुछ सुझाव देते हैं कि काउंटेस अस्थायी रूप से प्रभारी बन जाए। इस बीच अगले कमरे में एक लड़का तैयार हो रहा है, टिप्पणी करता है कि चीजें काफी दिलचस्प हो रही हैं। वह रसल को बुलाता है, जो घोषणा करता है कि वह अंत तक उसका साथ देगा। हमारा लड़का पूरी तरह हथियारबंद है, युद्ध के लिए तैयार।
ऐसा लगता है कि ग्राम्बाइन बस कोई मोटा बच्चा है, शायद उस साजिश करने वाली महिला का बेटा। सभी मुस्कुरा रहे हैं जब तक कोई दरवाजा लात मारकर खोलता नहीं। कौन अंदर आता है? सभी उनके हैरान चेहरों से आप पहले से ही जानते हैं। यह कैलिक्स है, जिसके ठीक पीछे रसल है। काउंटेस पूरी तरह हैरान है, समझ नहीं पा रही कि वह जिंदा क्यों है। कमरे में सभी एक ही सवाल फुसफुसाने लगते हैं। कैलिक्स काउंटेस की ओर बढ़ता है और उसे नाम से बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि वह जिस थ्रोन पर बैठी है, वह उसका नहीं है। वह शांत रहने की कोशिश करती है, टिप्पणी करती है कि वह कितना उत्साही दिखता है और पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। वह मुस्कुराता है, कहता है कि उसने जहर पिया लेकिन भाग्यवश बच गया। फिर वह उसे चेतावनी देता है कि वह अपने प्लान में बहुत जल्दबाजी कर रही थी। वह उसे शांत होने को कहती है और बेबुनियाद आरोप न लगाने को कहती है। भले ही उसने उसे कभी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसे हत्यारा कहना अक्षम्य है। वह चिल्लाती है, घोषणा करती है कि ग्रैंड हॉल में व्यक्ति को अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन कैलिक्स जवाब देता है, कहता है कि यह प्रभावशाली है कि वह इतने उजागर होने के बाद भी इतनी बेईमानी से बनी हुई है। डचेस यह नहीं जानते हुए कि वह क्या योजना बना रहा है, पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। कैलिक्स बस कहता है कि अभी के लिए यह अगला कदम है। अचानक वह ताली बजाता है और कोई कमरे में दाखिल होता है। लायला अंदर आती है और वह घोषणा करता है कि गवाह के पास कहने को कुछ है। कमरे में बाकी लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि यह महिला कौन है, जबकि डचेस तुरंत समझ जाती है कि अगर यह वही है जो वह सोच रही है, तो वह गहरी मुसीबत में है। लायला घुटनों के बल बैठती है और कैलिक्स उसे अपना नाम बताने को कहता है। लड़की धीरे से अपनी आंखें खोलती है, ग्रम्बाइन की ओर देखती है और खुद को लायला के रूप में पेश करती है। अब डचेस घबरा रही है, अनिश्चित है कि यह लड़की यहाँ क्यों है। लायला खुद को होशरिन फैमिली की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट की शैडो ऑपरेटिव के रूप में पेश करती है। कैलिक्स उसे समझाने का आदेश देता है। वह बताती है कि इस यूनिट के सदस्य गोरदा फील्ड्स में प्रशिक्षित अनाथ हैं। जो बच्चे बच गए, उन्हें चुन लिया गया और झूठी पहचान के साथ अन्य स्थानों पर भेजा गया। वह पूछता है कि क्या वह उसके महल में गुप्त रूप से काम कर रही थी। वह कहती है हाँ, लेडी स्टेला द्वारा नियुक्त नौकरानी होने का नाटक करते हुए। कैलिक्स फिर पूछता है कि क्या उसे उसका असली मिशन पता था। लायला स्वीकार करती है कि उसे पता था। डचेस चिल्लाती है, दावा करती है कि यह सब एक बेतुका षड्यंत्र है। कमरे में अन्य लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि लायला ने महल में 5 साल तक काम किया था। वह जासूस कैसे हो सकती है? कमरे में होशरिन फैमिली के कुछ साजिश रचने के आरोप उभरते हैं। हालांकि अन्य लोग सवाल करते हैं कि लायला बिना कारण के ऐसी बात क्यों कबूल करेगी। डचेस के बगल में बैठा ट्रेजरर घबरा जाता है। वह रसल पर चिल्लाता है, मांग करता है कि वह चुप क्यों है। क्या वह वाकई ऐसी नौकरानी की बातों पर विश्वास करता है? रसल शांति से जवाब देता है कि वह नौकरानी नहीं है, बल्कि एक अपराधी है जो मौके पर पकड़ी गई। उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि वह होशरिन फैमिली के लिए जासूस थी। यह षड्यंत्र है या नहीं, इसका फैसला उसकी गवाही सुनने के बाद होना चाहिए। ट्रेजरर के पास कोई अच्छा जवाब नहीं है। एक और नोबल बीच में बोलता है, ट्रेजरर को रुकने और महिला को बोलने देने को कहता है। ट्रेजरर गुस्से में पूछता है कि उसने क्या कहा, लेकिन कोई और चिल्लाता है कि सभी चुप रहें। कमरा शांत हो जाता है और डचेस का गुस्सा साफ दिखाई देता है। कोई लायला से पूछता है कि होशरिन फैमिली के लिए काम करते हुए उसका मिशन क्या था। वह बताती है कि उसे जानकारी इकट्ठा करने का काम था। कैलिक्स पूछता है कि किस तरह की जानकारी। वह समझाती है कि उसे टेरिटरी के सभी आय और खर्चों को ट्रैक करने, पूर्व काउंट की सभी यात्रा तारीखों और गंतव्यों को जानने
और राजनीतिक सहयोगियों और वैसल्स की गतिविधियों की निगरानी करने का काम था। कैलिक्स फिर आगे बढ़ता है और पूछता है कि उसका सबसे हालिया मिशन क्या था। वह खुलासा करती है कि उसे आदेश था कि वह प्रिंस कैलिक्स को स्लो डेथ वेनम से जहर दे।